जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको विविध प्रश्न है और इस विविध प्रश्न के अंतर्गत हम लोग 20 महत्वपूर्ण विविध प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो देखिए, ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। तो देखिए, आनंद मठ के जो लेखक है वो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो ये जो आनंद मठ है ये आपको एक क्या है कि राजनीतिक उपन्यास है जो कि आपको बांग्ला भाषा में क्या है कि आपको रचित है। तो कभी कभी प्रश्न आपसे कर लिया जाएगा कि आनंद मठ जो है किस प्रकार का उपन्यास है, तो यह आपको एक राजनीतिक उपन्यास है जो कि आपको बांग्ला भाषा में रचित है। ये जो आनंद मठ उपन्यास है यह आपको 1882 ईस्वी में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है कि आनंद मठ उपन्यास जो है कब प्रकाशित हुई थी, 1882 में। और इसमें खास बात यह है कि जो एक विद्रोह हुआ था उस विद्रोह का नाम है सन्यासी विद्रोह, ठीक है ना। तो ये जो आनंद मठ है, इस आनंद मठ नामक उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का क्या किया गया कि आपको वर्णन किया गया, जो सन्यासी विद्रोह 1773 ईस्वी में हुआ था। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। दूसरी बात यह है कि भारत के जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ठीक है ना, वो भी आपको क्या है आनंद मठ उपन्यास से ही क्या है कि आपको लिया गया है। तीन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न कर लिया जाता है, ठीक है ना, कि जो राष्ट्रीय गीत है भारत का वो पहली बार कब गाया गया था। तो देखिए, राष्ट्रीय गीत जो है वो पहली बार यानी कि 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो आपसे यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था। तो आपको 1896 ईस्वी में कहाँ गाया गया था, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था, तो 1896 में। तो इन चीज़ों को याद रखना है और ख़ास चीज़ एक याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गीत के जो गायन की अवधि है वो आपको क्या है कि 65 सेकेंड है, यानी कि 65 सेकेंड है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 2 में, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। तो देखिए, ये जो भूदान आंदोलन है, ठीक है ना, यह आपको 1951 में शुरू हुआ था, ठीक है ना, और ये आपको आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना, आचार्य विनोबा भावे। तो आइए यहाँ से हम भूदान आंदोलन के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भूदान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो आपको 1951 में हुई थी और इसके जो प्रारंभकर्ता थे वो आपको आचार्य विनोबा भावे थे। ये वही आचार्य विनोबा भावे हैं जो आपको प्रथम सत्याग्रह आंदोलन के दौरान बने थे, ठीक है ना। तो ये जो भूदान आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या था कि स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को क्या करना, बढ़ावा देना। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जिन लोगों के पास क्या है कि जमींदारों के पास भूमि अधिक है वो क्या करे कि भूमि जो है स्वेच्छा से कुछ दान करे, ताकि इससे क्या हो कि किसानों की स्थिति जो है वह सुधरे, ठीक है ना। तो भूदान आंदोलन का उद्देश्य था क्या, तो स्वैच्छिक भूमि को क्या करना, सुधार लाना, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि भूदान आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जी कब जुड़े थे। तो देखिए, भूदान आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो आपको 1953 ईस्वी में जुड़े थे, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी को हम लोग लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इनको जेपी के नाम से भी जाना जाता है, इनके बचपन का नाम बाउल था। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में हुई थी। तो फिर पूछ दिया जाएगा कि कहाँ से हुई थी। तो देखिए, भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र, ठीक है ना, यानी उस समय की बात हो रही है। तो आंध्र प्रदेश के जो तेलंगाना क्षेत्र था उसी में एक गांव था पोचमपल्ली, ठीक है ना। तो उसी पोचमपल्ली से क्या हुआ था कि भूदान आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1951 में हुई थी। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जी कब जुड़े थे, 1953 ईस्वी में, ठीक है ना। तो वहीं 2 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो आचार्य विनोबा भावे। चलिए 3 में, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे। तो यह आपको सर विलियम जोन्स थे। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सर विलियम जोन्स हो जाएगा। तो देखिए, तो ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, ध्यान से सुनिएगा, इसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को हुई थी। याद रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, 15 जनवरी 1784 को। कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता के
फोर्ट विलियम में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य था आपको प्राचीन अध्ययन को क्या करना, बढ़ावा देना। क्या करना, प्राचीन अध्ययन को बढ़ावा देना। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो वहीं 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे, तो वो आपको सर विलियम जोन्स थे। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 15 जनवरी 1784 को, ठीक है ना। कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम में हुई थी। और इसका उद्देश्य था प्राच्य अध्ययन को क्या करना, बढ़ावा देना। और इसके जो संस्थापक थे वो आपको सर विलियम जोन्स थे। तो 3 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। चलिए 4 में क्या कराएं, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था, तो यह आपको एडवर्ड लुटियंस था, ठीक है ना। तो 4 का सही आंसर ये हो जाएगा, एडवर्ड लुटियंस। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा कि सर ये जो एडवर्ड लुटियंस था यह था कौन, तो देखिए, तो यह आपको क्या था कि 20वीं सदी का एक महान वास्तुकार थे जिनका संबंध जो था वो आपको इंग्लैंड से था, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था कि आपको भारत में इंडिया गेट, ठीक है ना, राष्ट्रपति भवन, जिस उस समय उसको क्या कहा जाता था, वायसराय महल कहा जाता था, ठीक है ना। तो इन दोनों जो क्या है कि इमारतें हैं उसका इन्होंने क्या किया था कि डिजाइन तैयार किया था, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन, ठीक है ना, इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे, तो वो आपको एडवर्ड लुटियंस थे, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। और एडवर्ड लुटियंस जो थे वो आपको 20वीं शताब्दी के एक महान वास्तुकार थे और इनका संबंध जो था वो आपको इंग्लैंड से था, ठीक है ना। तो 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 5 में क्या करें, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो देखिए, तो ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है, ठीक है ना, इसका जो निर्माण कार्य पूरा हुआ था वो आपको लॉर्ड रीडिंग के समय में। तो 5 का सही आंसर डी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है, ठीक है ना, यह आपको इसकी नींव जो पड़ी थी वो कब पड़ी थी। तो देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल की जो नींव पड़ी थी वो आपको लॉर्ड कर्जन के समय में पड़ी थी और यह 1906 से लेकर 1921 के बीच में क्या हुआ था कि निर्मित हुआ था। फिर यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि जब विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वो आपको लॉर्ड रीडिंग थे। और इसके जो वास्तुकार थे, गौर से सुनिएगा, ठीक है ना, कि जो विक्टोरिया मेमोरियल है इसके जो वास्तुकार थे वह आपको विलियम इमर्सन थे। कौन थे, विलियम इमर्सन। तो यहाँ से क्या करना है कि आपको विक्टोरिया मेमोरियल से इन सारे चीज़ों का आपको बढ़िया से याद रखना है कि विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ था, 1921 में। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है इसका निर्माण कार्य शुरू कब हुआ था, 1906 में। तो इन चीज़ों का आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है ना। तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 6 में किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो यह आपको मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या हुआ था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि जो मदन मोहन मालवीय जी है इनको महामना के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो 6 का सही आंसर जो हो जाएगा ए। मतलब कुल मिलाकर बात यह हुई कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, ठीक है ना, BHU जिसको बोलते हैं, उसके जो संस्थापक है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो 6 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 7 में विश्व इतिहास की झलक, ठीक है ना, यानी कि ग्लिम पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है, तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू है। कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ए। जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री व पहले विदेश मंत्री थे और अंतरिम सरकार में भी प्रधानमंत्री चुने जाने वाले यह पहले व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने विश्व इतिहास की झलक के अलावा क्या किए थे कि एक पुस्तक और लिखे थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इन चीज़ों को भी देख लेना है। और ख़ास बात यह कि अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए कि विश्व इतिहास की झलक पुस्तक, ठीक है ना, यह आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब प्रकाशित की गई थी, तो 1934 में। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 8 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कथन 1 कह रहा है कि इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई, ठीक है ना। तो ये कथन हो गया। दूसरी कथन है कि राजा जॉर्ज V तथा रानी मैरी 1911 में दिल्ली दरबार रखा। इन कथनों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले कथन 1 पर हम विचार करते हैं। तो देखिए, इंग्लैंड की जो रानी थी रानी, ठीक है ना, उसको क्या हुआ था कि 1878 ईस्वी में क्या हुआ था कि मतलब कि क्या कहते हैं कि भारत की जो महारानी थी वो आपको क्या की गई थी, घोषित की गई थी। भारत की सामग्री जो थी वो आपको घोषित की गई थी। तो यहाँ 1858 दे रहा है, इसलिए 1 नंबर कथन जो है वो क्या है, आपको गलत है। फिर है 2 नंबर कथन,
राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा था, ठीक है ना। तो यह कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन ए करा केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल दो हो जाएगा, यानी कि राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन रखा और भारत की राजधानी जो थी वह आपको कलकत्ता से दिल्ली क्या हो गई, स्थानांतरित हो गई। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये सारा था दिल्ली दरबार की मुख्य बात है, ठीक है ना। तो 8 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या करा है, किस 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। तो देखिए 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो आपको लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में रद्द कर दिया गया था। याद रखिएगा कि ये जो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है इसे लॉर्ड रिपन के द्वारा क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था। तो 1878 में। उस समय भारत के जो वायसराय थे कौन थे, लॉर्ड लिटन। और इसका उद्देश्य यह था कि भारतीय भाषाओं में जो छपने वाले समाचार पत्र है उस पर क्या करना, नियंत्रण लाना, ठीक है ना। क्या करना कि जो भारतीय भाषाओं में छप रहे हैं मतलब कि समाचार पत्र है उस पर नियंत्रण करना। तो इस कानून के डर से यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से क्या हुआ था कि आपको अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा को क्या कर दिया, बांग्ला से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको देख लेना है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। तो वह आपको अमृत बाजार पत्रिका ने, ठीक है ना। इन चीज़ों को याद रखना है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित हुआ था 1878 में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वो आपको लॉर्ड रिटन थे। ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है इसका उद्देश्य क्या था, तो भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण मतलब करना। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। यानी कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, लॉर्ड रिपन। तो 9 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 10 में, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है ना। तो 10 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 11 में, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो यह आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है यानी कि विनियमन अधिनियम, ठीक है ना, जानते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो देखिए जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस प्रकार से बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो आपको वारेन हेस्टिंग्स बना। तो आपके एग्जाम में प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है ना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, तो वो आपको वारेन हेस्टिंग्स बना था। खास बात यह रही कि 1774 ईस्वी में, ठीक है ना, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। मतलब कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही आपको क्या हुआ था कि 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें क्या था कि आपको एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, जो आपको सर एलिजाह इम्पे थे। इसके अलावे 3 अन्य न्यायाधीश जिसमें आपको चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उस समय सर्वोच्च न्यायालय में क्या था कि आपको 4 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम सर एलिजाह इम्पे, अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो वहीं 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो वो आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इन चीज़ों को बढ़िया से आपको देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं 12 में, मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन एक कर रहा है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता फारसी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैडम कामा ने, कथन एक पर विचार करते हैं। मैडम कामा ने क्या किया था कि 1907 में जर्मनी के स्टुटवर्ग में क्या किया था कि आपको मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो ये 1 नंबर कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर पेरिस दे रहा है, वो जर्मनी था, ठीक है ना। दूसरी बात है कि मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। तो यह कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, यह भी कथन जो है वो आपको क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो 2 और 3 कथन जो है सत्य है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 13 में,
इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो यह आपको सर सैयद अहमद खां बने। कौन बने? सर सैयद अहमद खां। तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है ना, क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है ना। इस विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो आपको सर सैयद अहमद खां ही थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, गौर से सुनिएगा, वह आपको 1920 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खां थे। और इन्होंने ही मुसलमानों की शिक्षा के लिए क्या किए थे कि पुरजोर प्रयास किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ से 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। चलिए 14 में क्या करा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए क्या करा है कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। 2 में करा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले कथन 1 पर विचार करते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। तो यह कथन जो है वो आपको क्या है कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया था कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है, ठीक है ना, उसको क्या कर दिया गया था, मतलब समाप्त कर दिया गया था। और एक निश्चित कानूनों के तहत क्या था कि मतलब कि कोई भी इंग्लैंड का व्यक्ति जो है भारत में व्यापार कर सकता था। फिर 1833 में क्या हुआ था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को भारत के साथ पूर्णतः क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और वहाँ से मात्र क्या था कि कंपनी का कार्य था भारत में शासन की बागडोर को संभालना। तो आपको यहाँ से फंसना नहीं है, ठीक है ना। 1813 1833, ठीक है ना, फंसना नहीं। देखिए 1813 में क्या हुआ था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अब कोई भी ब्रिटेन का व्यक्ति जो है एक निश्चित नियम कानूनों के साथ व्यापार कर सकता था भारत के साथ। लेकिन 1833 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या था कि भारत के साथ व्यापार के जो अनुबंध था उसको क्या कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब कंपनी का काम था केवल ब्रिटेन की ओर से क्या करना, भारत पर शासन करना। तो 1 नंबर कथन जो है बिल्कुल क्या है, गलत है। 2 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत क्या था कि आपको ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर दिया। तो यह भी कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। और इसके बाद क्या हुआ था कि अपने शासन हाथ में स्वयं जो था ब्रिटिश क्राउन ले लिया था। तो इसका जो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा केवल 2 होगा, ठीक है ना। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपको बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 15 में निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था? तो ये आपको सन्यासी विद्रोह था। तो 15 का सही आंसर डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा सन्यासी विद्रोह हुआ कब था? तो देखिए सन्यासी विद्रोह जो हुआ था 1773 में हुआ था, याद रखिएगा। और इसी का वर्णन जो है आपको क्या है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास है आनंद मठ, ठीक है ना, जो कि एक राजनीतिक उपन्यास है, उसमें यह क्या है कि आपको चर्चित है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। 16 में भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, राजगोपालाचारी फॉर्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, बेबल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, ठीक है ना। क्योंकि कैबिनेट मिशन को जब मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया वहीं से क्या हुआ गया कि भारत के विभाजन को अब नहीं टाला जा सकता था, ऐसा मतलब कि क्या था कि संकेत जो था वो मिलने लगा, ठीक है ना। तो आइए तो थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं क्रिप्स मिशन पर। तो देखिए क्रिप्स मिशन जो है ये आपको 22 मार्च 1942 को क्या हुआ था, भारत आया था, ठीक है ना, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। तो इस चीज़ को याद रखना है। राजगोपालाचारी फॉर्मूले ये आपको 10 जुलाई 1944 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ताकि इससे क्या हो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो संबंध है वो अच्छे हो, ठीक है ना, इस उद्देश्य से। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को भारत आया था और इसमें 3 सदस्य थे। एक पैथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है ना, और स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है ना। तो यहाँ से कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैबिनेट मिशन के कौन से सदस्य नहीं थे। तो आपको 3 को याद रखना है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। बेबल प्लान, तो देखिए बेबल प्लान जो है यह आपको क्या था कि 1945 का, इसको शिमला सम्मेलन भी कहिए, ठीक है ना, क्योंकि लॉर्ड वेबल जब 1943 में क्या हुआ था, भारत का वायसराय बनकर आया था, तो उसके बाद इसने क्या किया था, भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, कि सभी राजनीतिक दलों की एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, ठीक है ना, शिमला में, ठीक है ना। तो यही था आपको बेबल प्लान, ठीक है ना। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। चलिए 17 में
भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो यह आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत के जो भी राष्ट्रगान है जनगण मन, उसको भी जो लिखने वाले व्यक्ति थे वो आपको रविंद्रनाथ टैगोर। और एक याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें क्या हुआ था कि नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। और इन्हें नोबेल किस पुरस्कार में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना। और नोबेल जो है दुनिया के सबसे बड़े क्या होते हैं कि प्राइज होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से 17 का सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला और भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, इसको जो लिखने वाले व्यक्ति थे वो आपको रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो 17 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 18 में, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह आपको 1857 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यह कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह आपको 1857 में। चलिए 19 में, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो देखिए इसका डायरेक्ट आंसर जानिए आपको सी, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना है, ठीक है ना। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर ये जो इल्बर्ट बिल है यह कब भारत आया था? तो ये आपको 1883 में आया था। याद रखिएगा कि इल्बर्ट बिल जो भारत आया था 1883 में, उस समय जो वायसराय थे वो आपको लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। तो याद रखना है कि इल्बर्ट बिल भारत कब आया? 1883 में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य जो था, ठीक है ना, यानी कि क्या था, ठीक है ना। तो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए जो भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई जो अयोग्यता था उसको क्या करना? हटाया जाना था, ठीक है ना। यानी कि भारतीय व्यक्ति भी यूरोपीय के मुकदमों को क्या करता, मतलब सुन सकता था, ऐसा मतलब कि भारतीयों की मांग थी, ठीक है ना। तो 19 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 20 में, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो वो आपको लेबर पार्टी की थी। किसकी थी? लेबर पार्टी को। और उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो आपको लॉर्ड एटली थे। कौन थे? लॉर्ड एटली थे। तो 20 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 21 में, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह आपको बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। और बाल गंगाधर तिलक जो है, याद रखिएगा कि इन्हें क्या होता है कि आपको लोकमान्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकमान्य भी कहा जाता है। तो आइए यहाँ से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ अलग नामों से जाना जाता है, जैसे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, इनको लोकमान्य कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? लोकमान्य। मदन मोहन मालवीय, इन्हें महामना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामना कहा जाता है, ठीक है ना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का बायो वृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से नोट कर लेना है। और आप लोगों को जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।